हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है रियल सीक्वेंस। देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारियां इसके बारे में दे दूं। देखो, ये जो टॉपिक है ये मैथमेटिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि ये प्योर मैथमेटिक्स को समझने में हमारी बहुत हेल्प करता है। प्योर मैथमेटिक्स के अंदर आप फ्रीक्वेंटली इसका यूज होते हुए पाएंगे। आप पाएंगे कि अक्सर प्योर मैथमेटिक्स के अंदर सीक्वेंस शब्द काम में लिया जा रहा है। सीक्वेंस के जो कंसेप्ट्स हैं, सीक्वेंस के जो संप्रत्यय हैं, वो काम में लिए जा रहे हैं। तो इसी बात को ध्यान में रख करके आपको ये टॉपिक समझना है और बिल्कुल केयरफुली समझना है। बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बिल्कुल बिल्कुल मैथमेटिकल वे में ये चलता है। और एक बार अगर आपने बेसिक बातें अच्छे से समझ ली तो फिर ये बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आता चला जाता है। तो देखिए, हम इसको शुरू करते हैं इसके नाम से। इसका नाम यानी कि वास्तविक अनुक्रम। देखो, अनुक्रम शब्द पर ध्यान दो। रियल सीक्वेंस, सीक्वेंस शब्द को हम कहते हैं हिंदी में अनुक्रम। और अनुक्रम शब्द बना हुआ है क्रम से, और क्रम शब्द दिमाग में आते ही हमारे दिमाग में सीधा जो स्ट्राइक होता है ना, वो संख्याएं स्ट्राइक होती हैं, प्राकृत संख्याएं स्ट्राइक होती हैं। क्रम शब्द बोलते ही हमारे अंदर से निकलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही है ना। तो क्रम शब्द का सीधा संबंध किसी से है? प्राकृत संख्याओं से है। बस यहीं से आप इसकी शुरुआत समझिए और यहीं से इसको बिल्कुल समझते हुए आगे बढ़ाते चले जाइए। तो मैं सबसे पहला काम ये करता हूं कि नेचुरल नंबर्स का सेट लिख लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई एक स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N है, नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ये सेट लिखा जा सकता है। इनफाइनाइट सेट है, ये भी हम जानते हैं। अब अगर हम अनुक्रम की बात करें, मैं आपको अनुक्रम का उदाहरण यदि देना चाहूं तो सबसे सरलतम और सबसे सरल रूप में जो उदाहरण उपलब्ध है वो खुद यही है 1 2 3 4 5 6, राइट। ये खुद ही तो क्रम है, ये भी तो फॉलो हो रहा है ना, आगे बढ़ रहा है ना, एक के बाद एक के बाद एक निश्चित नियम से आगे बढ़ता चला जा रहा है। बस जो निश्चित नियम से संख्याएं आगे बढ़ती चली जाती हैं, बस वहीं पर क्रम का निर्धारण हो जाता है। क्रम जहां पर हम बता सकें कि ये पहला अवयव है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, बस वही अनुक्रम है। इतनी सी बात आपको समझ लेनी है। अब देखो, सिस्टमेटिकली अगर हम बात करें और सिस्टमेटिकली इसे समझें तो हम किस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, मैं इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मैं अगर इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं, क्योंकि ऊपर जो मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है ये तो सेट थ्योरी का रिप्रेजेंटेशन है, समुच्चय सिद्धांत का रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको हम सीक्वेंस में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, ये जो टर्म है ना एन इसको रिप्रेजेंट कर रही है ना, अंदर वाली वैल्यूज को। तो आप एन को यहां लिखेंगे और इसे इस तरीके से इस सिंबल में क्लोज कर देंगे, राइट। इसके बाद आप अगर इसके एलिमेंट्स लिखना चाहते हैं तो फिर आप ऐसे लिखना शुरू कर देंगे 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। ये हम इसे इस तरीके से लिखेंगे। देखो, अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आपको नजर आता है? ऊपर जो रिप्रेजेंटेशन है वो सेट थ्योरी का रिप्रेजेंटेशन है, और सेट थ्योरी जो होती है ना, सेट थ्योरी, सेट में आप एलिमेंट्स लिखते समय किसी भी क्रम में लिख सकते हो। किसी को आगे लिख दिया, किसी को पीछे लिख दिया, ऐसा करते हैं ना सेट थ्योरी में, राइट। लेकिन अनुक्रम के अंदर हमें ऐसा नहीं करना है। अनुक्रम के अंदर फर्स्ट टर्म सबसे पहले हम लिखेंगे, सेकंड टर्म हम सबसे उसके बाद लिखेंगे, फिर थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म, और इसी तरीके से इसी क्रम के अंदर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। बस यही अनुक्रम बन जाएगा। और ये सबसे सरल अनुक्रम बन चुका है, जहां निर्धारित है कि पहला अवयव 1 है, दूसरा अवयव 2 है, तीसरा अवयव 3 है और चौथा अवयव 4 है। फर्स्ट, ठीक। हम इसको यहां पर अनुक्रम की भाषा में पद बोलते हैं, पद, टर्म। फर्स्ट जो टर्म है वो 1 है, सेकंड जो टर्म है वो 2 है, और थर्ड जो टर्म है वो 3 है, फिर ऐसे 4, ऐसे 5। ये हमारे पास सीक्वेंस तैयार है। ये एक बहुत ही सिंपल उदाहरण मैंने आपको दिया है जो सीक्वेंस समझने में हमारी हेल्प करता है। अब बात आएगी कि भाई और क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और क्या अनुक्रम हो सकते हैं। तो देखिए, आप जो भी कुछ इस n की हेल्प से बना देंगे ना, चूंकि ये n तो इसका क्रम फिक्स हो गया ना, 1 2 पहला अवयव 1, दूसरा, राइट। अगर ये फिक्स हो गया है, ये सीक्वेंस बन गया है, तो आप इस n की हेल्प से विचएवर जो भी कुछ आप डेवलप करेंगे ना, एक निश्चित नियम के अनुसार आपने अगर कुछ बना दिया, तो जो नियम आपने बनाया और उससे जो आपको एलिमेंट्स मिले उनका भी क्रम फिक्स हो जाएगा। कैसे? मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूं। देखिए, सपोज करें मैं आपसे कहूं कि आपको यह
एन स्क्वायर तैयार करना है, तो आप एन स्क्वायर का मीनिंग अपने आप समझ जाएंगे, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। एन स्क्वायर का मतलब है कि आप एन की वैल्यू यहां से रखें, आपने एन की वैल्यू 1 रखी तो इस जगह पर 1 का स्क्वायर आएगा ना, ये 1 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, मैं सॉल्व करके 1 लिख दूं, फिर मैं n का मान 2 लिखता हूं तो फिर 4 आ जाएगा, राइट। फिर 3 लिखता हूं तो 9 आ जाएगा, फिर 4 लिखता हूं तो 16 आ जाएगा, और इस तरीके से ये चीज भी आ जाएगी। अब सोचो, यदि इसका क्रम निर्धारित था, इसमें फिक्स था कि तीसरा अवयव 3 है, तो फिर ये जो नीचे मैंने लिखा है इसमें भी फिक्स है कि इसमें भी तीसरा अवयव 9 है, 9 है। तो जहां क्रम फिक्स हो गया ना कि थर्ड एलिमेंट कौन है। यदि मैं आपसे कहूं कि इसका 10th एलिमेंट बताइए, 10वां एलिमेंट बताइए, 10वां पद बताइए, तो आप फटाफट बता देंगे ना 100, राइट। तो जिसमें भी आप बता सकें कि कौन सी चीज किस क्रम पर रखी हुई है, कौन सी चीज कहां पर स्थित है, कौन सी टर्म कहां स्थित है, क्रम बता सके, बस वही अनुक्रम बन जाता है। और इस अनुक्रम को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो इन नेचुरल नंबर के सेट से रिलेशन बना ले, बस वही अनुक्रम है। आई थिंक आपको मेरी बात कुछ हद तक समझ में आने लगी है। अब ऐसी और भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। सपोज करो कि मैं इस तरह से लिख दूं, 1/n लिख दिया मैंने, राइट। अब सोचो 1/n क्या होना चाहिए, इसमें n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 6 डालते चले जाइए। तो आप स्मॉल n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 अगर डालते हैं तो पहला जो एलिमेंट बनेगा वो 1 बनेगा, दूसरा जो एलिमेंट बनेगा वो 1/2 बनेगा, फिर तीसरा जो बनेगा 1/3 हो जाएगा, फिर 1/4 हो जाएगा, और इसी तरीके से ये फिर इंफिनिटी तक चला जाएगा। अब आपको ये बातें जब धीरे धीरे समझ में आने लगी हैं तो फिर आप दिमाग लगाइए और सोचिए क्या क्या सोच पा रहे हैं हम यह सोच पा रहे हैं कि ये जो मैंने यहाँ 1/n लिखा है इसका भी क्रम फिक्स है। इसमें भी मैं बता सकता हूं, मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द 10th एलिमेंट बताइए, 10th टर्म कौन सी है बताइए, तो आपको सोचने की जरूरत थोड़ी, आप आंसर दे देंगे ना 1/10 आ जाएगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जिसमें मैं क्रम बता पा रहा हूँ, रैंकिंग कर पा रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट 9 10, बस वही अनुक्रम है, वही सीक्वेंस है। तो अब किस कंक्लूजन पर पहुंचे हम, किस निष्कर्ष पर पहुंच पाए हम इस निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं कि नेचुरल नंबर के सेट की एलिमेंट को स्मॉल n बोलकर उस n की हेल्प से जब हम मैथमेटिकल टर्म्स डेवलप करेंगे, एक निश्चित नियमानुसार हम यदि टर्म्स डेवलप करेंगे तो वो भी एक निश्चित क्रम में अरेंज हो जाएंगी, और वो अरेंजमेंट ही अनुक्रम कहलाएगा, वो अरेंजमेंट ही सीक्वेंस कहलाएगा, राइट। एक बात और हमारे पास निकल करके आती है, वो ये कि यहां पर हम इन्हें फंक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। फंक्शन की तरह ट्रीट कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं यहां पर कह सकता हूं कि ये fn है और मैं fn की वैल्यू बता सकता हूं fn इज इक्वल टू n स्क्वायर है। तो इस वाले केस में मुझे एग्जांपल में क्या नजर आ रहा है, fn इज इक्वल टू n स्क्वायर नजर आ रहा है ना, क्योंकि ये जो टर्म है जो मैंने 1 लिख रखी है ये 1 का स्क्वायर है, ये जो 4 मैंने लिख रखा है ये 2 का स्क्वायर है, ये जो 9 मैंने लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर है। तो ये फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए हमें नजर आएंगे कि भी फंक्शन के अंदर हमने नेचुरल नंबर इनपुट में डाला, डोमेन में प्रांत के रूप में हमने नेचुरल नंबर लिया और वैल्यूज हमें मिली, और जो वैल्यूज हमें मिली उन्हीं ने सीक्वेंस बनाया, उन्हीं ने अनुक्रम बनाया। मैं बहुत तसल्ली से आपको बिल्कुल डीप में समझाता चला जा रहा हूं ताकि आपके ब्रेन में इन सब चीजों की थॉट्स बन जाएं, आपके दिमाग में वैचारिक रूप से आप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, मैथमेटिकल थॉट्स होने चाहिए। किसी भी टॉपिक को ऊपरी तौर पर नहीं पढ़ना चाहिए, उसे थॉट्स तक ले जाना चाहिए, राइट। तो वही थॉट्स मैं आपकी बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम इसे फंक्शन के रूप में क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमें ये चीज n पर डिपेंडेंट नजर आ रही है, n पर डिपेंड करती हुई नजर आ रही है, स्मॉल n पर डिपेंड करती हुई नजर आ रही है, स्मॉल n जो कि नेचुरल नंबर है। क्लियर है। अब सोचो ये भी तो फंक्शन के रूप में ट्रीट किया जा सकता है, fn इज इक्वल टू 1/n। मैं अगर इसको फंक्शन के रूप में ट्रीट करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं fn इज इक्वल टू 1/n कह सकता हूं ना इसके अंदर। क्लियर है। फिर सोचो यदि मैं इसको दोबारा लिखता हूं, fn इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर के रूप में लिखता हूं, तो मैं इसे कुछ ऐसा लिख सकता हूं ना, fn है और ये n स्क्वायर है, और फिर मैं इसे लिखूं तो कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि भाई पहली जो वैल्यू है वो f1 है,
F1 को सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। मैं इसे यहां से हटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, हम अभी जो बात कर रहे हैं वो इस पर कर रहे हैं। देखिए तो ये F1 बन गया ना मेरे पास, इस पर गौर कीजिए ये क्या है, ये F2 हो गया ना, इस पर गौर कीजिए ये F3 हो गया, क्लियर, और इस पर गौर कीजिए ये F4 हो गया। तो हम बिल्कुल क्लैरिफाई ये कर देंगे, हमारे ब्रेन के अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो अनुक्रम के पद हैं वो फंक्शन के रूप में हैं, और फंक्शन में जो डोमेन है, प्रांत है, वो नेचुरल नंबर्स का सेट है। नेचुरल नंबर्स से ही हमने n लिया है और फिर fn की वैल्यूज निकाली है और अनुक्रम बना दिया है। चूंकि नेचुरल नंबर की सेट के एलिमेंट्स खुद ही अनुक्रम थे, इसलिए उनसे जो भी कुछ बना, जब हमने किसी चीज को क्रम में रखा हुआ है तो उनसे हम जो भी कुछ बनाएंगे तो वो भी एक निश्चित क्रम में बनेगा, बस इसी से अनुक्रम का निर्माण होता चला जाएगा। अब हम दो काम करते हैं, एक काम तो हम ये करते हैं कि इसकी डेफिनेशन को सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस के अंदर डेफिनेशन भी पूछी जाती है, तो मैं आपको डेफिनेशन लिख करके बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में बता देता हूं। और दूसरा, हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स पर बात कर लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल्स के साथ ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या विशेषताएं होंगी, किन किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपको एक बात अभी अभी यहां नजर आएगी कि हमने कहा वास्तविक अनुक्रम, तो भाई इसमें वास्तविक शब्द का क्या अर्थ है? वास्तविक अनुक्रम शब्द का अर्थ यह है कि वास्तविक अनुक्रम के अंतर्गत हम केवल उन्हीं अनुक्रमों का अध्ययन करेंगे, हम केवल उन्हीं सीक्वेंसेस को डिस्कस करेंगे जिन सीक्वेंसेस में जो वैल्यूज हमें मिल रही है ना, फंक्शन की वैल्यूज, ये रियल नंबर मिले। देखो डोमेन जो है, प्रांत जो है, वो तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो रियल नंबर ही होता है, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन जो Fn से हमें मिले वो भी क्या होना चाहिए? रियल नंबर्स ही होने चाहिए। तो फिर वो सीक्वेंस जो बनेगा वो रियल सीक्वेंस कहलाएगा। ये रियल सीक्वेंस की मैथमेटिकल डेफिनेशन हो जाएगी, जिसको अब हम सिस्टमेटिकली लिखने वाले हैं। राइट, हम लिख लेते हैं डेफिनेशन और फिर आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को। देखिए तो देखिए हम यहां पर डेफिनेशन को समझ लेते हैं। जितना भी कुछ अभी हमने समझा है उन सबको ही समेटकर वेल सेटल्ड तरीके से हमने सुपरिभाषित तरीके से इस डेफिनेशन को अरेंज करके लिखा है। देखिए, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r या इसके किसी उप समुच्चय s में परिभाषित फलन वास्तविक अनुक्रम कहलाता है। और एनी फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर और इट्स एनी सबसेट इज कॉल्ड द रियल सीक्वेंस। तो यहाँ कुछ बातें बिल्कुल हम बेहद आसानी से वापस रिव्यू कर सकते हैं। पहली बात तो ये यहाँ समझ में आ जाती है कि जो भी अनुक्रम हमें डिस्कस करना है उसे हम फंक्शन की तरह से ट्रीट कर सकते हैं, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया अभी सही। फंक्शन की तरह से ट्रीट कर सकते हैं तो उसका कोई ना कोई डोमेन होगा, वो डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर्स का सेट होगा। अनुक्रम की सबसे महत्वपूर्ण बात है फलन, और फलन में भी डोमेन प्रांत जो है वो नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 इस तरीके से इसके अंदर एलिमेंट होंगे चूंकि नेचुरल नंबर का सेट है। फिर हम फंक्शन डिफाइन करेंगे तो कोडोमेन हमें चाहिए। तो कोडोमेन के रूप में यदि हम रियल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो फिर निश्चित रूप से आपको यहाँ जो सेट लेना है वो सेट कौन लेना है? रियल नंबर्स का सेट लेना है। यही हमने डेफिनेशन में लिखा है और यही थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया। तो अब आप रियल नंबर के सेट पर जब आप इससे किसी फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो इस फंक्शन की इमेजेस मिलना शुरू होंगी। राइट, F1 मिलेगा, F2 मिलेगा, ऐसे ही F3 मिलेगा, ये आपको इमेजेस मिलती चली जाएगी। ये कहां मिलेंगी? रियल नंबर के सेट में मिलेंगी, कोडोमेन, सह प्रांत। राइट, लेकिन यहां एक संभावना और हमें नजर आएगी कि जो सह प्रांत है वो पूरा रियल नंबर का सेट ना होकर इसका कोई सबसेट भी हो सकता है। आप तो बहुत आसानी से बात समझ सकते हैं। तो इस सबसेट को हम S मान लेते हैं कि भाई ये S है, तो इसका कोई सबसेट S भी संभव है कि जो कोडोमेन है, जो सह प्रांत है, वो पूरा R ना हो, R की जगह पर R का कोई सबसेट ले लिया जाए। इसी बात को हमने डेफिनेशन में लिखा है कि सह प्रांत के रूप में हम इसका कोई सबसेट भी काम में ले सकते हैं, लेकिन होना रियल नंबर्स का ही सबसेट चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। देखिए, अब अगर हम उदाहरणों पर बात करें, इसके एग्जाम्पल्स पर बात करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स निकल करके आएंगे जिनके आधार पर हम क्लासिफाइड भी कर सकेंगे रियल सीक्वेंस की। कुछ और परिभाषाएं
हम दे सकेंगे। एग्जाम्पल्स के माध्यम से कुछ छोटी छोटी सी बातें और हम समझते हैं। देखिए अभी तक हमें ये समझ में आ गया है कि ये एक फंक्शन के रूप में हमें लिखना है जो n/r होगा, या फिर f जो है वो n से लेकर के s में होगा, वेयर s इज द सबसेट ऑफ r। ये बात भी क्लियर हो गई है। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो इसका कुछ एग्जाम्पल्स मैं लेकर के बताता हूं। मान लेते हैं कि मैंने fn इज इक्वल टू n³ लिया, n³, जहां पर जितने भी n हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। ये मैंने मार्क कर दिया, फंक्शन डिफाइन हो गया। तो मैं इस fn को एक सीक्वेंस के रूप में लिख सकता हूं, एक अनुक्रम के रूप में लिख सकता हूं। ये जो सिंबल है हम अनुक्रम के लिए यूज कर रहे हैं, सीक्वेंस के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो यहां पर मैं इस तरीके से लिख दूं, ये n³ मैंने लिख दिया, और फिर इसकी वैल्यूज अगर मैं लिखना शुरू करूं तो फिक्स है कि फर्स्ट जो टर्म बनेगी वो 1 का क्यूब बनेगी, सेकेंड जो टर्म बनेगी वो 2 का क्यूब बनेगी, थर्ड जो टर्म बनेगी वो 3 का क्यूब बनेगी, और इसी तरीके से फिर हम आगे टर्म्स बनाते चले जाएंगे। तो ये मेरे पास एक सीक्वेंस का एग्जाम्पल है। हम और भी बहुत कुछ इसमें इस तरह के एग्जाम्पल सोच सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, अब हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, मैंने आपसे कहा कि आप 1/n² बनाइए, 1/n²। तो आप 1/n² बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फर्स्ट टर्म 1 आ गई है, फर्स्ट टर्म, मैं बार रिपीट कर रहा हूं अपनी लाइन को, यहाँ टर्म्स का क्रम फिक्स है, जो पहले है, पहले नंबर पर है, वो पहले ही लिखनी है। उसके बाद जो टर्म आएगी वो सेकंड टर्म है, वो पहली के बाद ही लिखनी है, आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि हम शब्द यूज कर रहे हैं अनुक्रम। फिर देखिए, तो नेक्स्ट जो टर्म आएगी जो n = 2 से बनेगी वो सेकंड टर्म है, जो n = 3 से बनेगी वो थर्ड टर्म है। ये बात भी ध्यान रखें। तो सेकंड टर्म यहां बनेगी 1/4, क्योंकि n का मान हम 2 लेंगे तो ये 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और फिर थर्ड टर्म अगर आप बनाएंगे तो 1/9 बन जाएगी, n = 3 लीजिए। फिर इसी तरीके से आप 1/16 लिख सकते हैं, और इसी तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर? मैं आपसे कहूं n = 10 की इमेज बताइए, तो n = 10 की इमेज 1/10 का स्क्वायर है, और वो फिक्स है कि वो 10th टर्म है। जो स्मॉल n = 10 की इमेज से मिलेगी वो 10th टर्म है, 10वां पद है। बहुत ही ज्यादा आसान है, बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। यहां पर अब हमारे पास कुछ और पॉसिबिलिटीज निकल करके आती हैं। सपोज करो कि मैं आपसे कहूं कि मैंने एग्जांपल लिया, और वो जो एग्जांपल है वो कुछ ऐसा है, -1/n। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाने वाला एग्जांपल है ये, -1/n। यदि आप -1/n पर बात करेंगे, -1/n, तो क्या होगा, n = 1 रखेंगे। क्या मिला n = 1 रखने पर? सॉल्व करो इसे, आपको जो जवाब मिलेगा वो -1 मिलेगा। n = 2 रख करके देखो, जब आप n = 2 पुट करेंगे तो ये -1 का होल स्क्वायर होकर +1 हो जाएगा ना। n = 3 रख करके देखो, तो n = 3 पर वापस आपको -1 मिलेगा। n = 4 रख करके देखिए, तो आपको जो मिलेगा वो +1 मिलेगा। और फिर n = 5 रख करके देखिए, तो आपको जो मिलेगा वो -1 मिलेगा, और इसी तरीके से आपको मिलता चला जाएगा। ध्यान दें, अनुक्रम में सदैव अनंत पद होते हैं। बिल्कुल केयरफुली सुने बात को, सीक्वेंस के अंदर हमेशा इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं। मैं आपसे कहूं कि इसकी 10th टर्म बताइए, तो 10th टर्म का मतलब होगा n = 10 रखने पर जो आपको मिलेगा f10 की जो इमेज है वो आपको बतानी है। तो -1/10 आंसर आएगी, और -1/10 जो बनेगी वो +1 बनेगी। तो इसकी 10th टर्म जो होगी वो +1 होगी। ओके, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले समझा चुका हूं कि सेट थ्योरी में हम सेट लिखते वक्त इनको आपस में रिपीट नहीं करते हैं। जो एलिमेंट वापस रिपीट हो जाता है उसको दोबारा नहीं लिखते, सेट के अंदर ऐसा ही करते हैं। लेकिन सीक्वेंस में हमें ऐसा नहीं करना है। सीक्वेंस में कोई टर्म अगर रिपीट होती है तो होने दें, हम सीक्वेंस के अंदर सारी टर्म्स लिखते हैं, चाहे वो रिपीटेटिव हो चाहे वो रिपीटेटिव हो। वेरी क्लियर, बिल्कुल इजी, आराम से समझ में आएगी बात। फिर देखिए, अब ये भी क्लियर हो गया, इसमें भी इनफाइनाइट टर्म्स रहेंगी। आपको ऐसा लगेगा सर इनफाइनाइट टर्म्स कहाँ है, ये तो -1 + 1 ही है। नहीं, आप सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं सोचेंगे, ये इनफाइनाइट टर्म्स ही हैं, क्योंकि मैं 10th टर्म बता पा रहा हूं ना। 10th टर्म कितनी है? -1/10 है। 11 टर्म कितनी है? -1/11 है। तो इसमें हमेशा आपके ब्रेन में क्या रहना चाहिए कि यहां पर इनफाइनाइट टर्म्स रहेंगी, ऑलवेज रहेंगी।
बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फिर सोचिए, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, इसी बात को और अधिक क्लियर करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म ले ली है और वो है सी। सी मतलब कांस्टेंट जिस पर एन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप इसको बिल्कुल कांस्टेंट फंक्शन की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कांस्टेंट फंक्शन हम लिखा करते हैं ना, तो हम क्या लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू सी लिखते हैं। अब आप सोचो x की किसी भी वैल्यू के लिए इसका मान c होता है, तो यही बात आप नेचुरल नंबर पर सोचिए, n की किसी भी वैल्यू के लिए इसका जो मान होगा वो क्या होगा, c होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट फंक्शन है। तो यहाँ पर जब आप वैल्यूज निकालेंगे ना, तो आपको जो वैल्यूज मिलेंगी वो कंटिन्यूअसली लगातार आपको c मिलती चली जाएंगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और इस तरह से ये सीक्वेंस हमारे पास आ जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से हम सीक्वेंस बना सकते हैं। ये कई सारे उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। फिर देखिए हम एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक और सीक्वेंस पर बात कर सकते हैं। सपोज करें कि मैंने एक फंक्शन लिखा एफ एन इज इक्वल टू एन, सिंपली एन लिखा। तो अब आप सोचिए, फंक्शन की थ्योरी में हम इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोला करते हैं, जो कोई चेंज नहीं करता। इधर भी मैंने एन लिया और इधर भी मुझे एन मिला, आइडेंटिटी फंक्शन। आपको तो ध्यान है फंक्शन की थ्योरी। तो फिर यदि मैं यहाँ पर सिंपली एन लिख देता हूं, तो फिर मेरे पास स्थिति क्या होती है, मेरे पास जो वैल्यूज आती हैं वो क्या आती हैं, 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यूज मुझे मिलेंगी। चूंकि मैंने एफ एन इज इक्वल टू एन ले लिया, एन बराबर 1 पर 1 होगा, 2 पर 2 होगा। तो ये जो एफ एन इज इक्वल टू एन है, और इन सबको हम अलग अलग नाम दे सकते हैं। जो एफ एन इज इक्वल टू एन है, चूंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन से रिलेटेड है, इसलिए हम इसे आइडेंटिटी सीक्वेंस बोल सकते हैं। जो एफ एन इज इक्वल टू सी है, जिसमें प्रत्येक टर्म कांस्टेंट हमें मिल रही है, फिक्स मिल रही है, इसे हम कांस्टेंट सीक्वेंस बोल सकते हैं। तो ये कुछ अलग अलग नाम इनकी प्रकृति के आधार पर सीक्वेंस को दिए जा सकते हैं, और ये मैंने बहुत सारे उदाहरण आपके सामने लिख दिए हैं। अब बारी है इन सीक्वेंसेस की प्रकृति का अध्ययन कैसे किया जाए, इसमें फिर और कौन कौन सी थ्योरीज काम करेंगी, और हम इन्हें और कितने प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। चूंकि हम बात एनालिसिस की करते हैं, तो इसमें विश्लेषण करके और क्या क्या बातें निकाली जा सकती है, मैथमेटिकल एनालिसिस किस तरह से सीक्वेंस का किया जा सकता है, ये सब बातें अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज मैंने आपको एक जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है और ये फील करवाने की कोशिश की है कि सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस ब्रेन में किस तरह से सोचना है, हमें किस तरह से फील करना है, थॉट्स कैसे बनानी है, वो मैंने आज आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के रूप में समझाने की कोशिश की है। फिर इसकी जो थ्योरीज हैं वो तो हम फिर लगातार पढ़ते ही रहेंगे। आगे के लेक्चर्स के अंदर हम कंटिन्यूअसली इसकी हायर थ्योरीज पर बात करते चले जाएंगे, और इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें निकल करके आएंगी। चूंकि इस पर यहाँ हमें ये सीक्वेंस की टर्म्स इन्फिनिटी तक जाती हुई नजर आ रही हैं, तो इन्फिनिटी पर इनका बिहेवियर क्या होगा, कैसा होगा, उसके आधार पर हम सीक्वेंस को क्या क्या नाम दे सकते हैं, किस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं, वो सारी बातें हम फिर आगे के लेक्चर्स में करते रहेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।